यस सर। ओके, ऑलराइट। पहला स्टेप कहता है जी, स्टूडेंट की अटेंशन गेन करो। अब स्टूडेंट की अटेंशन, मेरे जहन में दो सवाल आते हैं इस बारे में कि स्टूडेंट की अटेंशन कैसे, क्यों गेन करूं? मैं जाके अपना पढ़ाना शुरू कर दूंगा, अटेंशन देगा वो मुझे। बट व्हाई हैज गॉनी मेंशन्ड इट सेपरेटली एज ए स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अटेंशन? एनीबॉडी? सर प्रॉपर अटेंशन होगी तो वो स्टूडेंट्स ही उस प्रॉपर टॉपिक को गेन कर पाएंगे। बिल्कुल अटेंशन ही नहीं सही। होगा तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, यू हिट द नेल ऑन द हेड। कि अगर वो अटेंशन ही नहीं देगा तो वो बाकी चीजें सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, परसीव नहीं करेगा, फायदा कोई नहीं होगा आपके बोलने का। द फर्स्ट थिंग इज टू गेन अटेंशन। अटेंशन गेन करने के बहुत सारे तरीके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? एक इस तरह से इनफॉर्मल तरीका आ गया। अटेंशन गेन करने का एक और तरीका, दैट यू नो स्टार्ट विद द ग्रीटिंग, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, गुड मॉर्निंग, and then you pose a question. For example, you're talking about bleeding gums, dental topic है, bleeding gums है आपका एक टॉपिक, या caries है आपका टॉपिक। तो आप caries के बारे में कोई सवाल कर लें कि जी, लोगों को क्या, किसी के दांत में कीड़ा है, या आप किसी को जानते हैं जिसके दांत में कीड़ा हो? तो ये एक अटेंशन गेन हो जाती है। हाँ हाँ, लोग, यस, people will give their opinion, they will respond to you. And when they're responding to you, you have gained their attention. So you can ask a question regarding the topic, the knowledge of topic, but it's only to gain attention. It's not to judge their knowledge. ये याद रखिए। प्रीवियस टॉपिक के बारे में, आप इस टॉपिक के बारे में गेन करेंगे, आप पिछले टॉपिक के बारे में भी कर सकते हैं, आप किसी इवेंट को रेफर कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें तरीके हो सकते हैं टू गेन अटेंशन। फिर आप स्टूडेंट को बता दें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस सेशन के। आपने ऑब्जेक्टिव लिखे होंगे, स्टडी गाइड में होते हैं जो कि आप ही लोग लिखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव डिस्प्ले कर दीजिए पावर पॉइंट से, या आप पढ़ दीजिए। फिर थर्ड स्टेप देखिए, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये मतलब नंबर 3 का, इस टॉपिक के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया गया था, हो सकता है पिछले लेक्चर इस लेक्चर से लिंक ना हो, बहुत दफा ऐसा होता है। इट्स नॉट अबाउट रिकॉलिंग प्रीवियस लेक्चर, इट्स अबाउट रिकॉलिंग व्हाट दे ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक। Now let's suppose there is this, your lecture topic, as just as an example, is on xerostomia. ये पूछ ले, किसी ने xerostomia का लफ्ज सुना है? क्या मालूम है इसके बारे में? या कभी आपको ऐसा हुआ है कि आपका मुंह खुश्क हो गया? This is what, how you stimulate prior recall, prior knowledge, sorry. This is how you stimulate recall. You ask, अच्छा मालूम क्या है तुम्हें? अब आप ये देखें कि gaining attention and stimulating prior recall are two different events. अगर आपने शुरू इस तरह किया कि भाई, किसी का कभी आपको तजर्बा हुआ है कि आपका मुंह बिल्कुल खुश्क हो गया, तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट, वो गेनिंग अटेंशन। प्रायर नॉलेज में जब आप रिकॉल कर रहे हैं, तो यू जस्ट वांट टू गेज के ये लेवल किस लेवल पे खड़ा हुआ है बच्चा, इसको कितना मालूम है। दैट्स ऑल यू वांट टू डू। सो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन दैट यू, व्हाट डू यू नो अबाउट, जो भी आपका टॉपिक। एंड देन यू वेट फॉर स्टूडेंट्स, कि एक दो स्टूडेंट से आपने जवाब मांग लिया, जस्ट वन और टू, बिकॉज आई एम in Jinnah Sindh Medical University, I'm in contact with students who are about 350 in one class, और डेंटल स्टूडेंट हमारा 50 होता है, या अब 75 स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में। दैट्स अ प्रीटी लार्ज ग्रुप। 350 तो बहुत ही बहुत बड़ा ग्रुप है।
उसमें भी आप एक दो लोगों से ही पूछते हैं और एक दो लोगों से ही पूछ पाते हैं। आपके पास टाइम नहीं होता, आपके पास घंटे में आपको अपना लेक्चर कवर करना होता है। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ, अप टिल द फर्स्ट थ्री स्टेप्स? नो सर। Sir, I have a question. जी बताइए। सर, ये जो अभी तक हमने अभी पढ़ा, वो अंडर ग्रेजुएट्स या जो भी सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के जो भी स्टूडेंट्स हों, उनके ऊपर तो लागू इजीली होता है। लाइक अच्छा। अंडर ग्रेजुएट्स के पहले ओके। साल के स्टूडेंट्स एक एक ग्रुप में 200-300 हैं। अब जैसे पोस्ट ग्रेजुएट्स के, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड है कार्डियोलॉजी की, तो अब जी जी। उसके अंदर हर साल R1 R2 R3 आते रहते हैं। ठीक है। अब एक साल एक टॉपिक कोई पढ़ाया गया हमारे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बात कर रहा हूँ कि एक फॉर एग्जांपल वेलवुलर हार्ट डिजीज के ऊपर बात की गई, उसके हम्म। ऊपर प्रेजेंटेशंस रखी जाती थी, उसके अंदर कैंडिडेट्स आके उसको सो कॉल्ड पढ़ाने की कोशिश करते थे। पर कैंडिडेट अब आके जो पढ़ाने की R1 कोशिश का, करता था? अच्छा। जी ठीक है। जी, हम्म। यानी कि आप प्रेजेंटेशन लगा दी गई है, आप आगे इस टॉपिक प्रेजेंट करें, वी विल असेस यू। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर जो R1 का कैंडिडेट आएगा, ऑब्वियसली बात है उसको उस लिहाज का, उस टॉपिक का, वो सिंपली अपनी फाइनल ईयर की एक अपनी जो भी लर्निंग है वो लेके आएगा, और जो अभी कुछ उसने नई किताबें जो खरीदी हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसके बारे में वो लिख लेगा, कोई एडवांस बातें नहीं बता पाएगा। अब उसके ठीक है। अंदर वो क्या करे, क्योंकि वहां पर R2 भी बैठा हुआ है, R3 R4 भी बैठा हुआ है, और अच्छा साथ में चलिए। हमारे कंसल्टेंट्स भी बैठे हैं। अच्छा ठीक है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं जो समझा हूँ आपकी बात से वो ये है कि आपने एक सेमिनार कराया जिसमें कि स्टूडेंट्स को आपने टॉपिक दे दिया, स्टूडेंट्स आके पढ़ा रहे हैं, और उसमें डिफरेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हैं, R1 भी है, R2 भी है, R3 भी है, और R3 किसी और लेवल के उसी वेल्वुलर हार्ट डिजीज पे या मायोकार्डियल इंफार्क्शन पे जो लेवल ऑफ नॉलेज देगा वो अलग होगा, और जो R1 है वो अलग देगा। यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, अच्छा उसके ऊपर दूसरी चीज ऐड की मैं करना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर वो टीचर या कोई भी मॉडरेटर वो उस टॉपिक को कंडक्ट करा रहा है, अब वहां पर तीनों लेवल के ही स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब ठीक उसको है। जो वो सामने टॉपिक दे रहा होगा वो भी एक अलग पर्सपेक्टिव में, अगर वो हाई फाई दे रहा है, R4 लेवल का दे रहा है, तो वो R4 वाले ही समझ पाएगा, R1 के तो आसमान से ऊपर से चला गया। बिल्कुल ठीक। मैं आप ये दो डिफरेंट सिचुएशंस आपने मुझे दी। बिल्कुल। ठीक है, ओके, लेट मी आंसर द फर्स्ट वन, कि जिसमें स्टूडेंट एक सेमिनार कंडक्ट करा रहा है और आप बैठ के देख रहे हैं एज एन एक्सपर्ट। नंबर वन, ऐसे में आपको लेसन प्लान बनाने की जरूरत ही नहीं है, उसमें ये गौनिया एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो स्टूडेंट पढ़ा रहा है, आप नहीं पढ़ा। ठीक है, डन। ठीक। ओके, डन। नंबर टू, जिसमें आप पढ़ा रहे हैं और एक वेरीड ग्रुप है, डिफरेंट, आप एक सीएमई एक्टिविटी करा रहे हैं, मिसाल के तौर पे, ऐसी मिसाल के तौर पे मैं आपको मेंशन करता हूं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है कराची में जो कि सेशंस करवाता है डॉक्टर्स के लिए। उसमें उन्होंने एक सीएमई रखी फॉर जनरल डेंटल प्रैक्टिशनर्स या जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या कार्डियक सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट। अब उसमें हर डिफरेंट लेवल का एक रेजिडेंट भी होगा, एक रीसेंट एफसीपीएस ग्रेजुएट भी होगा, एक डिप कार्ड भी होगा, एक सीनियर प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी भी होगा। हो सकता है ना ऐसा? तो ऐसे में बिल्कुल। एक आप डिसाइड करते हैं कि आपका टारगेट, मिनिमम टारगेट लेवल क्या होगा। अगर आपके पास रेजिडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट लेवल्स के हैं, तो आप डिसाइड करेंगे कि आपका मिनिमम टारगेट किधर से शुरू करेंगे और कहां लेके जाएंगे। आप बहुत एडवांस लेके जाएंगे, यू विल नॉट एक्सपेक्ट द R1 टू अब्सॉर्ब इट एट दैट लेवल, दैट इज फॉर मेंट फॉर R4। तो आपका लेसन प्लान उसको केटर करेगा, मगर उसमें चीजें, स्टेप्स यही आएंगी। You will start with gaining attention. You will have to inform the recipients of the objectives, and you will stimulate their recall by asking a question. Now, from you will know your residents कि R1 से मुझे ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो R1 उसका जवाब दे सकता है या नहीं दे सकता, ये आपको पता होना चाहिए।
तो अगर आप उससे पूछ रहे हैं सवाल रिकॉल के लिए, तो आपको उसके लेवल का सवाल पूछना चाहिए, ना कि आप R1 से R4 के लेवल का सवाल पूछें। But the issue is not this. The issue is that you should stimulate recall of the learner, whether it's a unified level of learner or multiple level of learners. Okay, may I go ahead? Yeah, sure. Have I been able to answer your question? Yes, sir. Thank you. Okay, all right. Let's go to the next one. Number 4, presenting the stimulus. कि आप जो अब जो पढ़ाना चाह रहे हैं, जो सिखाना चाह रहे हैं, ये यूजली महारत के लिए यूज होता है गौनिये। ये आप अगर एक लेक्चर लेना चाह रहे हैं ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर स्पेशलिटी, ये उसमें काम नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। ये महारत को सिखाने के लिए, कोई स्किल सिखाने के, मिसाल के तौर पे दैट, अच्छा स्किल जो होता है वो हम समझते हैं कि हाथ से करने का काम है, नहीं, स्किल जो है वो मेंटल स्किल भी होता है, डायग्नोसिस करना, इंटरप्रेट करना। अब आपके पास, आपके क्लिनिकल स्पेशलिटी वालों से मैं रेफर करता हूं कि बाज दफा आपके पास मल्टीपल डेटा आता है मल्टीपल सोर्सेज से, आपके पास लैब रिपोर्ट्स भी हैं, आपके पास रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स भी हैं, आपके पास हिस्ट्री भी है, आपके पास एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स भी हैं एक पेशेंट की, उनको कलेक्ट करके एक नतीजे पे पहुंचना भी महारत है, बट इट्स अ कॉग्निटिव और मेंटल स्किल। आपको वो भी तो सिखाना है कि कैसे उसको कलेक्ट करो, किस बुनियाद पे उसको डील करो, देखो, इंटरप्रेट करो, एंड कम टू अ कंक्लूजन रिगार्डिंग द डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस और अ मैनेजमेंट प्लान। तो ये आप गाइडेंस, आपने स्टिमुलस प्रेजेंट किया, यानी कि सिनारियो प्रेजेंट कर दिया, डेटा दे दिया, तस्वीर दिखा दी, आप एनाटमी पढ़ा रहे हैं, आप एपिडेमियोलॉजी पढ़ा रहे हैं कम्युनिटी डेंटिस्ट्री में, कम्युनिटी मेडिसिन में, फोरेंसिक मेडिसिन में आप थैनेटोलॉजी का कोई लेक्चर ले रहे हैं, तो आपने स्टिमुलस दिखा दिया, आपने वो अपना कोई तस्वीर दिखा दी, लेक्चर का पावरपॉइंट दिखा दी, एक स्लाइड, दो स्लाइड, जो भी है, मगर वो स्किल से रिलेटेड होनी चाहिए। याद रखिए, गॉनिया इज नॉट मेंट फॉर अ डायडैक्टिक लेक्चर, गॉनिया इसलिए बना ही नहीं है, गॉनिया स्किल के लिए बना है। तो जो आप स्किल सिखा रहे हैं, मिसाल के तौर पे, आई नो यहाँ पे शिराज साहब बैठे हुए हैं, यू आर टीचिंग देम हाउ टू डू अ सिंपल टी टेस्ट। अब वो उसमें ज़ाहिर स्पेसेस भी इन्वॉल्व है, उसमें डेटा सिलेक्शन भी इन्वॉल्व है, उसमें उसका इंटरप्रिटेशन भी इन्वॉल्व है, वगैरह वगैरह। तो आपने पहले उसको बता दिया स्टेप्स क्या करना है, एंड देन यू आर हेल्पिंग हिम की गाइडेंस प्रोवाइड करो कि कैसे करना है। Are these two things clear? We're done with the first three. Are you clear about them? What does presenting the stimulus mean? Yes, sir. So, or फिर providing learning guidance. Now, I would like to show you what this article says about providing learning guidance. ये देखिए, ये सिर्फ पढ़ लें आप, जो मैंने आपके लिए अभी ग्रीन हाईलाइट किया है। ये मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए। ये जरा मुझे पढ़ के बताएं, आपको क्या समझ में आया? एनीबडी? सर, जैसे आपने बताया कि पहले जो है उनको ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, फिर एक स्टिमुलस देना है। तो फॉर एग्जांपल टी टेस्ट को ही अगर हम ले लें एग्जांपल को, तो उसमें मैं स्टिमुलस दूंगा, एक सिनेरियो दे दूंगा कि इसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन सा टेस्ट लगना ठीक चाहिए। है, ठीक है। और फिर उसको जो उनके रिस्पॉन्सेज आएंगे उसको इन्हांस करने के लिए, लर्निंग गाइडेंस उनको देने के लिए
फिर आई विल टेल देम कि अगर आप ये 3 चीजें याद रखें तो आपको ये सिनेरियो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू शिराज साहब, वेरी वेरी काइंड ऑफ यू। इसमें जो असल चीज है वो इसका आखिरी पार्ट है इस ग्रीन पैराग्राफ का, कि आपने ये बताना है कि इसको याद कैसे करो, याद कैसे रखो। लर्निंग गाइडेंस, गाइड कीजिए कि कैसे लर्न करे इसको, कैसे याद रखे इसको, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। तो न सिर्फ आपने कंटेंट बताना है, बल्कि इसको याद रखने का तरीका भी बताना है। अच्छा, दूसरी चीज, look at the second sentence in this. This event means showing what appropriate actions constitute correct performance. It's about a skill. It is not just about knowledge. आप ये लेक्चर के लिए गौने खुदा के वास्ते इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इट विल बी यूजलेस, आप खुद ही परेशान होंगे, क्योंकि वो फिट नहीं बैठेगा। ये मॉडल है ही नहीं उसके लिए, ये स्किल्स ट्रेनिंग के लिए है। ठीक है, इट्स अबाउट समथिंग that you want him or her to do. That something that you want him to do could be a pure cognitive thing. For example, making a diagnosis based on data, patient data. It could be about giving a local anesthetic actually on a mannequin, lumbar puncture करना, scaling करना दांत की, कोई भी चीज। तो स्केलिंग करते वक्त क्या क्या चीजों का ख्याल रखो, कैसे याद रखे, या आप प्लीज बता दीजिए, डेंटल एक्सपर्ट्स। लंबा पंक्चर करते हुए किन चीजों का ख्याल रखो? इट्स नॉट जस्ट द प्रोसीजर, इट्स अबाउट पेशेंट सेफ्टी एज वेल। इट्स अबाउट ethical practice, for example taking permission, explaining the procedure to the patient before, वगैरह वगैरह जो भी है। याद कैसे रखो इन स्टेप्स को, ये है नंबर 5। लेट मी गो बैक टू द सेम लिस्ट। अब इसको 1 से 5 तक पढ़ लीजिए प्लीज। Do you understand from 1 to 5? यस सर। Okay. अभी 5:05 हुआ है ना। सेशन is supposed to be till 5:30. Munib साहब, is that correct? Yes, sir, that's correct. Okay. I started, I'm sorry, my apologies. I started about 10 minutes late. May I extend it for 10 more minutes till Yeah, 5:40? absolutely. हजरात जी सर, से भी इजाजत, I mean participant से भी, आप लोग please could you stay 10 minutes extra? सर चाय सब बना के खामोश आ जाए, चाय जी। बना के, पहले तो चाय बना के आ जाए फिर चाय आप बनाएंगे शिराज साहब? ओहो। हाँ हाँ, अब आप यू फ्री टू कम एंड गो एज यू प्लीज, नो इश्यूज एट ऑल। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर समीना एंड डॉक्टर रमजान, डॉक्टर अली फराज, बहुत शुक्रिया। Yes, we can continue. ओके जी, थैंक यू सो मच। तो जी सर, ना जी, बात करके सर 5 की ब्रेक दे दें फिर आते हैं। 5 मिनट, जो जाना चाहे होके आ जाए, कोई कोई मसला नहीं, नॉट एन इश्यू एट ऑल। ओके, तो आपने स्टिमुलस दे दिया, आपने ये भी बता दिया कि इसको कैसे याद रखो, फिर आपने परफॉर्मेंस करवानी है उससे, eliciting the performance. Let give him or her or give them a chance to do that thing. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप ऐसे करेंगे कि आप, मतलब इस तरह से आप परफॉर्मेंस दें कि आप उसको देख भी सकें कि भाई वो कर रहा है, सही कर रहा है, नहीं कर रहा, जिस तरह से आपने नंबर 4 में उसको सिखाया था। नंबर 4 में आप स्टेप सिखा रहे हैं ना उसको। Yes. नंबर 5 में आप उसको ये बता रहे हैं इन स्टेप्स को याद कैसे रखो, और नंबर 6 में उससे करवा रहे हैं। अगेन दिस शोज कि आप ये लेक्चर के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मैं आपको बार बार शायद चौथी दफा बोल रहा हूँ, ये चीज गौनिये को लेक्चर या इवन इंटरैक्टिव लेक्चर के लिए इस्तेमाल ना कीजिएगा। इट्स अ वेस्ट।
Actually, it's the psychomotor performance for Ganesh. साइकोमोटर के लिए बेस्ट है, या इवन कॉग्निटिव अगर आप रख रहे हैं, हायर कॉग्निटिव रख रहे हैं, डायग्नोसिस करवा रहे हैं, मैनेजमेंट प्लान बनवा रहे हैं, केस सिनारियो दे दिया है, चलेगा उसके लिए बहुत अच्छा। तो उससे परफॉर्मेंस इलिसिट करवाएं चीजें। नंबर वन, कोई आप साइकोमोटर करवा रहे हैं, जबरदस्त ये तरीका है गॉनिये को इस्तेमाल करने का। मगर इवन अगर आप उसे डायग्नोसिस करा रहे हैं, आप उसे कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करवा रहे हैं, अब कम्युनिटी मेडिसिन में भी बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री में होती है, पैथोलॉजी में होती है, हर जगह हो सकती है, वहां पे ये आप उसे करवाएं वो काम। और प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट पिवटल पॉइंट इन लर्निंग इज पॉइंट नंबर 7, उसको फीडबैक जरूर Feedback. जी, कि ये तुमने सही किया है, ये गलत किया है, क्या सही किया है, क्या गलत किया है, बहुत जरूरी है। दरअसल मैं कॉन्सेप्चुअली मैं 6 और 7 को एक ही चीज के दो हिस्से समझता हूं। ये आप में से कितने लोगों ने एंजॉय किया है कभी आलू भरे पराठे? Sir, can I say something? जी जनाब, बताएं। आप कह रहे हैं 6 and 7 is the part of one thing. सॉरी, मैं मेरे नहीं समझा, हिसाब से फिर से बोलिएगा, फिर से बोलिएगा। आपने कहा 6 और 7 बेसिकली इट्स 1 point. जी, मुझे लगता है, जी जी आप बताएं। मुझे लग रहा है कि 6 and 8 अच्छा, ठीक है। जब भी आपको ये चीज सिखाएं, वो सिखाना मुकम्मल नहीं होता बगैर फीडबैक। आप उस वक्त असेस कर सकें ना कर सकें वो एक अलग बात है, और वो इम्पोर्टेंट बात है, उसकी इंपॉर्टेंस अंडरमाइन नहीं है 8, मगर ये दोनों उसी तरह से इकट्ठे हैं जैसे आलू भरे पराठे में पराठा और आलू। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज। ओके, सो you have to elicit performance and you have to provide feedback, and then you can assess the performance। फिर आपने उसको एक नया सिनारियो, मिसाल के तौर पे कॉग्निटिव काम है, मेंटल काम है, तो आपने उसको एक और सिनारियो दे दिया उसी तरह का और कहा अच्छा इसको तुमने सीख लिया, प्रैक्टिस किया, मैंने फीडबैक दे दिया, अब इसको सॉल्व करो। या आपने आप कोई एक्शन करवा रहे हैं तो आप उसको असेस कर लें। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप असेस उसी वक्त करें। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्किल्स लैब। स्किल्स लैब में आपने उसको एब्डोमिनल परकशन सिखाया है, आपने उसको एग्जामिनेशन ऑफ ओरल कैविटी सिखाया है, जिसमें आपने गेन अटेंशन किया, इन्फॉर्म किया ऑब्जेक्टिव्स का, रिकॉल किया उसकी नॉलेज, फिर आपने जो सिखाना था स्टेप्स एग्जामिनेशन के वो सिखाए, उसको गाइडेंस प्रोवाइड की कि कैसे याद रखो, उससे प्रैक्टिस करवाई, फीडबैक दे दिया, अब टाइम खत्म हो गया। इसी में आप सबको अगर प्रैक्टिस करवाएंगे, सबको फीडबैक देंगे, भाई तो टाइम लगेगा ना, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक योर एनर्जी, कि आप सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सबको फीडबैक दे रहे हैं, एंड इट माइट एंड योर सेशन। सो मे बी इन द नेक्स्ट सेशन से ओके, पिछली दफा हमने ये सीखा था, चलो करके बताओ। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि गॉनिये के 9 स्टेप्स एक ही सेशन में कंप्लीट हो, और ये आपको लेसन प्लान में फिर लिखना पड़ेगा। अब लिखें कि सेशन 1A में ये स्टेप्स हो रहे हैं और 1B में ये स्टेप्स हो रहे हैं, जो कि फलाने दिन फलाने वक्त है। So you can assess it on a separate day, or if you have the time, you can assess the students on the same day. No issues. Now, what is अभी तक कोई 8 तक, कोई 1 से 8 तक कोई सवाल? Any questions? Anything you don't understand? Clear, sir. Very good.
डॉक्टर समीना का सवाल बहुत अच्छा। हैव टू गो टू द क्लिनिक, वदूद साहब, ऑल द बेस्ट। These events are only for practical classes and not for theory। मैंने अभी आपको मैम बताया था कि ये दोनों में काम आता है, मगर थ्योरी से मतलब लेक्चर है। अब जो सादा ट्रेडिशनल हमारा लेक्चर है उसके लिए तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, ये कोशिश भी ना कीजिएगा। इंटरैक्टिव लेक्चर के लिए भी मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इंटरैक्टिव लेक्चर में भी कोई परफॉर्मेंस वगैरह ऐसी नहीं होती है। हाँ, अगर आप ओके, थैंक यू, पॉइंट्स नोटेड, मैंने आपके चैट्स पढ़ लिए, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ इनका। अभी मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर समीना के वेरी वैलिड पॉइंट का कि क्या ये थ्योरिकली इस्तेमाल नहीं हो सकता। फर्ज कीजिए आप एक स्मॉल ग्रुप डिस्कशन रख रहे हैं जिसमें आपका मकसद है उसको डायग्नोस्टिक स्किल सिखाना, कि केस को डायग्नोस कैसे करते हैं। एक कॉमन केस कोई भी सोच लीजिए आप, कॉमन डिजीज कोई भी सोच लीजिए आप, कॉमन कंडीशन कोई भी सोच लीजिए आप, उसको कैसे सॉल्व करें ये सिखाना चाह रहे हैं आप। तो वो भी एक महारत है जो कि एक स्मॉल ग्रुप डिस्कशन में हो सकती है। ये 100 बच्चों में नहीं होगी, नॉट पॉसिबल एट ऑल, डोंट अटेम्प्ट इट। ये स्मॉल ग्रुप्स में होगी, चाहे वो स्मॉल ग्रुप आपका 20 का हो, 25 का हो, जो भी तादाद आपके इदारे में होती है, उस स्मॉल ग्रुप की, उस बैच, छोटे बैच की, ये उसमें मुमकिन है, जिसमें आप उसको कोई डायग्नोस्टिक स्किल सिखा रहे हैं, कोई इंटरप्रिटेशन स्किल सिखा रहे हैं। हमारे पास फाइनल ईयर एमबीबीएस में ईसीजी इंटरप्रिटेशन पे हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं बच्चों को, जिसमें कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके डिफरेंट तरह की ईसीजीज दे देते हैं, और फिर उससे उनसे इंटरप्रेट करवाते हैं कि ये मोस्ट लाइकली कौन सा डायग्नोसिस है, क्या मसला है उस ईसीजी में, वगैरह वगैरह। ये वहां पे बहुत अच्छा काम आ सकता है, वो विच इज अ थ्योरी रियली। इसमें आप हाथ से कोई काम नहीं करवा रहे, मगर ये हायर कॉग्निटिव काम है। डॉक्टर समीना, हैव आई बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन? ओके, डॉक्टर यासिर का है, प्लीज क्लियर पॉइंट नंबर 4। प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस का मतलब सिर्फ ये है कि जो चीज आप सिखाना चाह रहे हैं वो आप सिखा दें। आप उसको स्किल्स के स्टेप्स सिखाना चाह रहे हैं किसी, तो आप स्किल्स के स्टेप्स बता दें उसको, पावर पॉइंट से बताएं, आप करके डेमोन्स्ट्रेट कर दें कि भाई ये है। पहले आप पावर पॉइंट पे उसको स्टेप्स पढ़वा दें, पढ़ लो भाई ये स्टेप्स हैं, फिर आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर दें। That will be presenting the stimulus material. Both of them, the showing of the PowerPoint slide and the demonstration, will come under presenting the stimulus material. Yasir sir, have I been able to answer your question? Okay, I am going to Dr. Arij's question, difference between eliciting and assessing performance. Eliciting performance का मतलब है उससे करवाना वो काम, और असेसमेंट में आप उसको असेस कर रहे हैं, आप उसको टेस्ट कर रहे हैं कि उसको आ गया या नहीं आया। ये दो डिफरेंट इवेंट्स हैं, इसलिए ये अलग अलग लिखे गए। डॉक्टर रीच, आर यू क्लियर अबाउट दैट? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द लास्ट वन। मुझे but then feedback is also assessment. No, feedback is not assessment. Feedback is गिविंग देम इंफॉर्मेशन, क्या उन्होंने क्या सही किया और किधर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, बस उनकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड। जब आपने परफॉर्मेंस एलिसिट कराई, इसका मतलब है आपने ऑब्जर्व भी किया उसको। जो आपने ऑब्जर्व किया, सबसे पहले आपने नंबर 4 में आपने डेमोन्स्ट्रेशन दी, आपने उसको इंफॉर्मेशन दी। नंबर 6 में आपने उससे वो काम करवाया। नंबर 7 में आपने उससे कहा कि भाई ये कितना सही किया, कितना सही नहीं किया। दैट्स इट। सो असेसमेंट एंड फीडबैक आर टू डिफरेंट इश्यूज। आप, मैंने अभी 7 और 8 का जवाब दे दिया डॉक्टर समीना एंड डॉक्टर नाइला। नो, दे आर नॉट द सेम, they are not the same. Please, thank you very much for bringing this up if this is an issue. फीडबैक तो आप परफॉर्मेंस के बारे में देते हैं, जो आपने ऑब्जर्व किया है।
जो आपने उसको देखा है करते हुए। अभी मैं आपको फीडबैक दे रहा हूं आपके कॉन्सेप्ट के बारे में। इस वक्त यही हो रहा है कि आई एम गिविंग यू फीडबैक कि हाँ ये सही है, ये सही नहीं है। दिस इज फीडबैक। मैंने आपसे जो सवाल किया तो एक्चुअली मैंने आपसे परफॉर्मेंस एलिसिट करवाई। ये भी तो परफॉर्मेंस एलिसिटेशन है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। आपने मुझे जवाब दिया, जवाब में कुछ चीज सही थी, कुछ चीज सही नहीं थी, या बिल्कुल सही था या बिल्कुल गलत था। मैंने उसको आपको सही कर दिया। तो तसी करने के अमल को फीडबैक कहते हैं। अब अगर मैं आपको नया एक कोई काम दूं, फर्ज करें मैं आपसे कहूं अच्छा जी लेसन प्लान लिख दो, तो वो लिखना जो होगा वो असेसमेंट होगा। दैट कुड बी विद मार्क्स, विदाउट मार्क्स, रिगार्डलेस। मगर फीडबैक और असेसमेंट दो अलग चीजें हैं, उनको मिक्स ना कीजिएगा। दे आर नॉट द सेम। असेसमेंट इज टेस्टिंग, यस असेसमेंट इज टेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रीच। आप उसको टेस्ट करते हैं कि जो आपने सिखाया है, जो उसने प्रैक्टिस किया है, आपको करके दिखाया, वो कितना उसको एक्चुअली आ गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। मे वी गो ऑन टू द लास्ट वन नाउ। ओके, तो आखिरी में ये कि मुझे दो अल्फाज के मतलब बताइए। नंबर एक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेंशन हियर? हमने तो जब मेडिकल पढ़ा तो सिर्फ यूरिनरी रिटेंशन ही सीखा था। ये रिटेंशन क्या आ गया यहाँ पे? ये दिमाग में बिठा देना, कोई चीज मेमोराइज करना, इसका रिटेंशन। तो मेमोराइजेशन और रिटेंशन में क्या फर्क है? मेमोराइजेशन मीन्स एक्सप्लेन। बच्चे ने मेमोराइज किया या बच्चे ने रिटेन किया, क्या फर्क है? रिटेंशन मीन्स, अगर रिटेंशन मीन्स दिमाग में वो बिठा दी वो चीज। मेमोराइज अपने सेकंड टाइम वो पूछ रही कि वो जो चीज बिठाई थी उस वो बताओ, तो वो मेमोराइज कर रहा है। अच्छा, डेंटल हजरात और खवातीन से यहाँ पे सवाल है। आप लोग ऑर्थोडोंटिक्स में रिटेनर्स लगाते हैं, लगाते हैं? So retention means to hold. टू होल्ड, रिटेनर का मतलब क्या है? आप लोग जो ऑर्थोडोंटिक्स में रिटेनर्स लगाते हैं, दांतों पे वो तार लगाते हैं, वो उसको रिटेनर क्यों कहते क्योंकि सर वो होल्ड रखता है। हैं? वो होल्ड रखता है। तो किसी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रहना, रखना, होल्ड करके रखना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए ना, अगर मैंने आपको आज ये हमने डिस्कस किया कि लेसन प्लान क्या होता है और गॉनिये के 9 स्टेप्स क्या हैं। 1 घंटे बाद अगर आप भूल ही गए कि गॉनिये का नाम ही भूल गए, तो फायदा क्या हुआ? नहीं हुआ ना फायदा, सारा सेशन जाया हो गया। यकीनन आपको मैंने प्रैक्टिस नहीं दी, मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि आपको ये 9 स्टेप्स याद नहीं रहेंगे, मतलब कोई नाम तो याद रहेगा। सर 9 में से मेमोराइजेशन मतलब याद 9 में करना, से और रिटेंशन मीन्स याद रखना। उसको याद रखना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो रिटेन नहीं कर पाएगा तो वो काम नहीं कर पाएगा ना। आज आपने उसको सिखाया, अब वो कल वो भूल गया तो पेशेंट मैनेजमेंट कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो यू गॉट टू इंश्योर कि वो रिटेन करे। ठीक है, इस तरह से सिखाना है। अच्छा, अब इनहैंसिंग रिटेंशन के लिए देखिए, हम हर इंसान जब कोई स्किल सीखता है तो उसमें से कुछ चीजें उसको याद रहती हैं, कुछ चीजें भूल जाती हैं। नॉर्मल मेमोरी का प्रोसेस। आप में से, हम में से किसको कौन सी सारी चीजें जो हमने नई नई सीखी होती हैं 100% याद रहती हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। उसको रिटेन करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो एनहांसिंग रिटेंशन में आप उसको मौके प्रोवाइड करने पड़ते हैं to retain that information, and it cannot happen in one session. It may not happen in 2 sessions. It may happen over a year. तो गॉनिये ने ये सिखा रहा है कि उसको
शुरू से लेकर बिल्कुल एंड तक आप ये स्टेप्स फॉलो करें तो वो कारआमद होगा। ये एक सेशन के स्टेप्स नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। आप उसको प्रैक्टिस के मौके देंगे तो रिटेंशन होगा, आप उसको प्रैक्टिस के मौके ही नहीं देंगे तो वो भूल जाएगा। इट्स नॉर्मल प्रोसेस, इट्स नॉर्मल ह्यूमन कैपेबिलिटी। कुछ याद रहेगा, कुछ नहीं याद रहेगा। अच्छा, एक तो ये हो गया रिटेंशन का। रिटेंशन याद रखना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Of course, it could be short-term retention, long-term retention, but we mean long-term retention here. For a long period of time, that is enhancing retention. तो enhancing retention का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करने का मौका दें उसको। हिस्ट्री टेकिंग सिखा रहे हैं, आज भी सिखाया, अगले महीने भी सिखाया, हर रोटेशन में जहां जहां बच्चा जा रहा है वहां पे वो हिस्ट्री लेता है तो उसको हिस्ट्री याद हो जाती है कि हिस्ट्री कैसे लेते हैं। बेसिक एग्जामिनेशन, चाहे वो किसी वार्ड में जा रहा है, किसी डिपार्टमेंट में जा रहा है, वो बेसिक स्किल्स अपने बार बार करेगा, बार बार करेगा, तो वो रिटेन रखेगा थ्रू प्रैक्टिस। आर वी क्लियर अबाउट व्हाट वी मीन बाय एनहांसिंग रिटेंशन? Any question about the meaning of this terminology, enhancing retention? Enhancing retention simply means कि आप ये उसको प्रैक्टिस दें कि वो जो चीज आपने स्किल सिखाई है वो उसको याद रहे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स गो ऑन टू ट्रांसफर। देखिए, अक्सर ये अजम्पशन यहाँ पे गौनिया की ये है कि आपने उसको जो सिखाया है वो एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में सिखाया है। मिसाल के तौर पर आपने मैनेकिन पे सिखाया है। डेंटिस्ट्री में फैंटम हेड्स होते हैं, फैंटम हेड्स होते हैं ना जनाब, जिसपे आप लोग प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों की, यस और नो, इन डेंटिस्ट्री? डेंटल हजरात चले गए? ओके, सो the assumption is that there is whatever you have taught here, the skill that you have taught here is under a simulated environment. मिसाल के तौर पे आपने उसको चेस्ट एग्जामिनेशन सिखाया मैनेकिन पे, चेस्ट एग्जामिनेशन सिखाया, स्टूडेंट्स ने एक दूसरे पे एक दूसरे को एग्जामिन करके सीखा। अब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं रियल लाइफ में, तो जब वो पेशेंट पे जाएगा तो पेशेंट पे वो एग्जामिनेशन कर सके। आप ओपीजी, एक एक्सरे टाइप है डेंटिस्ट्री में, ओपीजी कैसे लेते हैं वो आपने उसको अंडर सिमुलेटेड एनवायरनमेंट सिखाया, पेशेंट पे नहीं सिखाया। आपने एक दूसरे पे सिखाया कि भाई कैसे लोगे। अब जब पेशेंट आएगा तो उस पे ओपीजी इज ट्रांसफर ऑफ स्किल फ्रॉम सिमुलेटेड टू रियल, दैट इज ट्रांसफर ऑफ स्किल। तो आप उसको सिमुलेटेड पे आपने प्रैक्टिस भी दी, आपने उसको रिटेंशन के चांसेस दिए, और फिर आप उसको ट्रांसफर करवाएंगे स्किल। एक दफा करा के आप उसको पेशेंट पे ना लेके जाइएगा, वो नहीं कर पाएगा सही। दैट इज व्हाट दिस इज सेइंग। यू हैव टू एनहांस रिटेंशन, you've got to enhance transfer of skill to a real situation. इसीलिए मैं कहता हूं कि ये गौनिया के 9 स्टेप्स एक वक्त में नहीं पॉसिबल, हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, if they're not meant for that. So excellent steps, very useful. I've used them even in medical education, but not in one session. This is a very very strong misconcept that some of us carry. ये एक सेशन में हो जाएगा, एक सेशन के लिए बना ही नहीं। मगर ये बहुत बेहतरीन, and I'm glad that Dr. Muneeb has included this in your CHP program because it increases our awareness कि हमें स्किल सिखाना है तो उसके लिए जान मारनी पड़ती है, आपको भी और स्टूडेंट को भी, और उसको प्लान करना पड़ता है, और उसके लिए आप लेसन प्लान लिखें। और one model that you may use is of Gonier. तो लेसन प्लान था हमारा टॉपिक बाय द वे, और उसमें गौनिये का खास जिक्र था कि गौनिये को आप लेसन प्लान में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं ये स्लाइड हटा दूं, मैं आपको वो लेसन प्लान पे वापस लेके जाना चाह रहा हूँ।
May I stop sharing this and take you on to lesson plan, please? Yeah, okay, thank you. All right, so stop sharing here and go back to lesson plan. All right. तो अब यहाँ पे जब आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे गेनिंग अटेंशन। उस दौरान स्टूडेंट क्या कर रहा होगा, कितनी दौरानियां आप गेनिंग अटेंशन पे लगाएंगे। फिर दूसरा है कि दूसरा क्या था, रिकॉल ऑब्जेक्टिव्स, रिकॉल दी, हाँ ऑब्जेक्टिव्स इन्फॉर्म करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स बताना है, तो आप ऑब्जेक्टिव कैसे बताएंगे स्टूडेंट को? द टीचर will display the objectives and read them from the PowerPoint. Will read from the PowerPoint. इसमें आप 2 मिनट लगा दें और रिसोर्सेज जो चाहिए वो लिख दें। तीसरा है stimulate recall. That's the third step. Fourth step. Fourth step. अच्छा नहीं मैम, थर्ड स्टेप स्टिमुलेट रिकॉल। अब आप स्टिमुलेट के लिए क्या सवाल करेंगे, किस तरह से रिकॉल स्टिमुलेट करेंगे वो आप लिख देंगे। उस दौरान स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन, स्टूडेंट द टीचर विल आस्क जो भी आपका फ्रॉम 3 स्टूडेंट्स इन द रूम और वार्ड जो भी, and students will reply. अब जो भी है, they should be given time to think about the question or stimulus. अब इसके लिए जो भी टाइम आप लेना है, 4 मिनट 5 मिनट जो भी है, और जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए यहाँ पे लिख दीजिए। And that's how you proceed with writing the lesson plan for Gonier. Now let me jump to session 8, event 8, which is assessing the performance. So event 7 जो है, इसमें step 7 जो था, that was providing feedback. Provide constructive feedback to all performers. अब इसके लिए उस आपको किसी असिस्टेंट की जरूरत पड़े तो you might have to write co-facilitator, जो भी। अब आप फीडबैक किसको, ये टीचर का काम आ गया। स्टूडेंट will receive feedback and will be given a chance to ask questions. इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, मिसाल के तौर पर होता है इसमें आपको, आप कहें जी 20 मिनट लगेंगे, मुझे ऐसे ही बोल रहा हूं मैं अपनी तरफ से। So end of session 1, and then you start off with session 8, which is assessing
परफॉर्मेंस। तो ये एक नया सेशन आपका हो, सॉरी, ये नया सेशन होगा जी आप, जो कि एक नए दिन होगा, और फिर रिटेंशन तो उस वक्त हो नहीं सकता। एंड दिस इज एंड ऑफ सेशन 2, and then you've got 9, which is retention of skill, provide opportunities for practice and feedback by whatever, जो भी आपका तरीका होगा, जितने अरसे में भी आप प्रैक्टिस देना चाहते हैं, जो आपके लिए मुमकिन हो, वो आप यहाँ लिखेंगे। और फिर रिटेंशन के लिए फिर उसके बाद है ट्रांसफर। ट्रांसफर के लिए टीचर या एक्सपर्ट विल take the students, or will assign patients to the students for the skill, and will observe their performance on real patients. Of course, जहां आप ऑब्जर्व करेंगे फीडबैक भी देंगे। ये आपका एक लेसन प्लान का टेम्पलेट बनेगा फॉर यूजिंग गॉनियर। एनी क्वेश्चंस? ज़हन में क्या सवाल आ रहे हैं, क्या इंप्रेशन आ रहा है, मुझे जरा बताएं। आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू योर कमेंट्स। मुनीब साहब सब चले गए हैं, सिर्फ आप और मैं हैं। नहीं सर, मैं भी हूँ। अच्छा शीरा, चाय चाय बना ली? नहीं सर, मैं बैठा हूँ अभी चाय पे। ओहो, बस बस 2 मिनट 3 मिनट। सर तो हम सर भी ये, बैठे हैं। हाँ, ये बड़ा एक मजेदार चीज है कि इसका एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है स्टेप वाइज, और जी नेसेसरली ये एक सेशन में आप अचीव नहीं कर रहे, 3 में कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि कोई भी स्किल आप फ्रॉम स्टार्टिंग टू टीचिंग टू इट्स अल्टीमेट ट्रांसफर, उस साइकिल को आप आउटलाइन करें। तो ये बहुत एक अच्छा प्लान बन सकता है कि किस तरह एक जी स्किल ट्रांसफर की जाती है। जी। वेरी इंटरेस्टिंग। एनीबडी? थैंक यू शीरा साहब। एनीबडी एल्स? आपको ये इसके बारे में क्या लग रहा है, इम्प्रेशन क्या है आपका? आसान है, मुश्किल है, क्या है, फीजिबल है, नहीं है? जी कलीम साहब, सर थैंक यू। इट इज So it will be जी जी जी। ये सर इट्स इजी एंड ये सिर्फ स्टूडेंट मतलब के लिए इजी नहीं, बाय द वे इट इज वेरी गुड मेथड ऑफ फॉर फैसिलिटेटर एज वेल, यस क्योंकि उनको उनको भी मटेरियलाइज करनी होती हैं चीजें, किस तरह से असेस करें, किस तरह से रिटेंशन करें, मतलब वो सारा एक प्लान बन के गौनिया ने हमें दिया है ये। जी जी जी। डॉक्टर समीना, थैंक यू। यस, इट्स सिंपल बट इट सीम्स हार्ड, लेंदी है, यही इसका मसला है। ये एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, इंसान जो चीज बनाता है वो परफेक्ट नहीं होती। कुछ उसमें अच्छी चीजें होती हैं, कुछ उसमें लिमिटेशंस होती हैं। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये लेंदी है, ये एक सेशन के लिए बना ही नहीं है। मगर हाँ, सिंपल क्लियर कट उसने आपको स्टेप्स दे दिए हैं, और ये आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये, जरूर इसका लेसन प्लान फिर बनाइए। अगर वो उसको बोलें चैट जीपीटी को कि गौनिये के मुताबिक बना के दे, तो बना के देगा। बना दे देगा। आप प्लीज ट्राई करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है। बिल्कुल जरूर बताइएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एटलीस्ट एक रोड मैप तो मिल गया कि हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, अदरवाइज जी चेंजेस हाँ, तो हम अपने कर ही सकते हैं। बिल्कुल और एब्सोल्युटली, बिल्कुल कर सकते हैं। मॉडिफाइड फ्रॉम गॉनियर, यस सर। बिल्कुल बाय चैट जीपीटी, बिल्कुल बिल्कुल, $1 million टिप है ये। ठीक है, सही है। So, thank you very much for your time. Again, my sincere and humble apologies for starting late. But I hope that this would be helpful for you in at least knowing कि जो भी आप सेशन करा रहे हैं उसका प्लान बनना है, वो प्लान टेबल पे बनता है इस तरह से। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर आप गॉनियर इस्तेमाल कर रहे हैं
तो गौनिये पे बहुत लिटरेचर मौजूद है इंटरनेट पे, जनरल इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, जिसमें यही 9 स्टेप्स होंगे। गौनिये के हैं ही ये 9 स्टेप्स, आप कहीं से भी पढ़ के उसको फॉलो कर सकते हैं। मगर याद रखिएगा कि गौनिये एक सेशन के लिए नहीं बना हुआ, इस बात का बस ख्याल रखिए।